जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप एनसीसी ए बी या सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आपका कोई एनसीसी से रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एनसीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ ना क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उनको समझने की भी कोशिश करेंगे और इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। तो एनसीसी की स्थापना 16 जुलाई 1948 को हुई थी। एनसीसी की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी। तो एनसीसी की स्थापना एनसीसी एक्ट 31 यानी कि 31वां एक्ट एनसीसी का 1948 के तहत हुई थी और ये एक्ट जो है वो अप्रैल 1948 को पारित हुआ था। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है, एनसीसी का मोटो क्या है, इंग्लिश में हम बोले तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन, हिंदी में एकता और अनुशासन। एनसीसी में कुल कितनी डायरेक्टरेट या निदेशालय है। एनसीसी में टोटल जो डायरेक्टरेट है वो 17 डायरेक्टरेट है, ये आप सभी को पता भी होगा। एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ में आपको पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एनसीसी में हैं या एनसीसी में शामिल होना चाहते हैं। तो कि एनसीसी डे कब मनाया जाता है। एनसीसी डे मनाया जाता है नवंबर महीने के चौथे रविवार को, यानी कि जो नवंबर मंथ होता है उसके 4th संडे को एनसीसी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीसी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो एनसीसी रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और अगर हम स्टेट लेवल की बात करें, राज्य स्तर की बात करें, तो एनसीसी जो है वो शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर जो होता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यानी कि मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनसीसी के छात्र को किस नाम से जाना जाता है। जैसे आपको पता है कि एनएसएस जो होती है नेशनल सर्विस स्कीम, उसके जो स्टूडेंट होते हैं उनको हम एनएसएस के वॉलेंटियर बोलते हैं। इसी तरीके से एनसीसी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको कैडेट बोला जाता है। और ये जो 31st एक्ट है उसके अंदर धारा 6 है, उसके अनुसार उसके अंदर ये लिखा है कि एनसीसी का जो भी छात्र होगा उसको कैडेट बोला जाएगा। वैसे कैडेट को हिंदी में हम छात्र सैनिक बोलते हैं। कैडेट वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। CWS इंग्लिश में इसे कहा जाता है, कैडेट वेलफेयर सोसाइटी, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1985 में हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि एनसीसी केंद्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। एनसीसी केंद्रीय सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं रक्षा राज्य मंत्री। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस समय हमारे रक्षा राज्य मंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीसी ध्वज को कब अपनाया गया था। हमारा जो एनसीसी फ्लैग है उसको अपनाया कब गया था। तो हमारा जो एनसीसी फ्लैग है पहले तो उसे 1951 में अपनाया गया था कुछ एनसीसी यूनिट्स के लिए, लेकिन जो अब वर्तमान वाला एनसीसी हमारा फ्लैग है, एनसीसी ध्वज है, उसे 1954 में अपनाया गया था। एनसीसी ध्वज के रंग किसे दर्शाते हैं। आपको पता है कि हमारा एनसीसी ध्वज भी ट्राई कलर होता है। एनसीसी फ्लैग उसके अंदर 3 कलर होते हैं, एक रेड कलर होता है, एक डीप ब्लू होता है, एक लाइट ब्लू होता है। तो ये तीनों जो कलर होते हैं हमारी तीनों सेनाओं को दर्शाते हैं, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को। अब कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि एनसीसी फ्लैग के अंदर जो रेड कलर होता है यानी कि लाल रंग होता है वो किसे दर्शाता है। तो लाल रंग जो होता है वो आर्मी को दर्शाता है, डीप ब्लू जो कलर होता है वो नेवी को दर्शाता है और लाइट ब्लू जो कलर होता है वो एयरफोर्स को दर्शाता है। एनसीसी ध्वज में 17 कमल के फूल की श्रृंखला क्या दर्शाती है। अगर आप एनसीसी ध्वज को ध्यान से देखेंगे तो वहां पर आपको 17 कमल के फूलों की एक श्रृंखला दिखाई देगी, तो वो हमारी 17 डायरेक्टरेट यानी कि निदेशालयों को दर्शाती हैं। एनसीसी की स्थापना किस रूप में हुई थी। स्टार्टिंग में जब एनसीसी की स्थापना हुई तो यूटीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर के रूप में एनसीसी की स्थापना हुई थी। एनसीसी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो एनसीसी की स्थापना का श्रेय पंडित हृदयनाथ कुंजरू को दिया जाता है। गर्ल्स डिवीजन की स्थापना कब हुई थी। गर्ल्स डिवीजन की स्थापना 1949 में हुई थी। ठीक है, एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। उसमें गर्ल्स डिवीजन को कब ऐड किया गया, 1949 में। पहले सिर्फ आर्मी विंग होती थी तो एयर विंग को कब ऐड किया गया, 1952 में। और नेवी विंग को भी कब ऐड किया गया, 1952 में। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार की होती हैं। आपको पता है कि जो भी प्रतिक्रिया होती है, जो भी प्रक्रिया होती है, उसके लिए एक वर्ड ऑफ कमांड दी जाती है। तो वर्ड ऑफ कमांड यानी कि जो हम बोलते हैं, ठीक है, वो 2 प्रकार की होती है। एक तो क्वेश्चनरी होती है, एक एग्जीक्यूटिव होती है। हिंदी में हम बोले तो एक तो चेतावनी देने वाली होती है और एक कार्यपालक होती है।
ठीक है, जो भी हम कमांड दे रहे हैं, ठीक है, चाहे थंब की कमांड दे रहे हैं, दाहिने मुड़ की कमांड दे रहे हैं, तो उसमें एक बार के लिए जब कमांड को लंबा खींचा जाता है वो एक क्वेश्चनरी कमांड होती है, चेतावनी देने वाली, यानी कि सभी को पता लग जाए कि कोई ना कोई कमांड आने वाली है, कोई ना कोई ऑर्डर आने वाला है। और जैसे ही फिर उस कमांड को काटा जाता है एक तरीके से, तो वो होती है कार्यपालक, यानी कि उस टाइम पे हमको वो जो कमांड हमको दी गई है उसको फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है धीमी चाल, यानी कि जो स्लो मार्च होता है उसमें 1 मिनट में कितने कदम होते हैं, तो 60 कदम होते हैं। तेज चाल में 1 मिनट में कितने कदम होते हैं, 120 कदम होते हैं। और जो डबल मार्च होता है यानी कि दुगनी चाल होती है, उसमें 1 मिनट में कितने कदम होते हैं, तो 180 कदम होते हैं। धीमी चाल में 1 मिनट में कितनी दूरी तय की जाती है, तो 60 गज। तेज चाल में कितनी की जाती है, 100 गज। और दुगनी चाल में कितनी की जाती है, तो 200 गज। इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को डिजाइन किया है। अगर ये क्वेश्चन अलग अलग जगह पर होते तो हमें याद करने में दिक्कत होती और हम इनमें कंफ्यूज भी हो सकते थे। इसीलिए मैंने क्वेश्चन ये इकट्ठे रखे हैं ताकि आप इनमें डिफरेंस समझ पाएं कि धीमी चाल में कितनी दूरी तय होती है, तेज में कितनी होती है और दुगनी में कितनी होती है। धीमी में कितने कदम होते हैं, तेज में कितने कदम होते हैं और दुगनी में कितने कदम होते हैं, ताकि ये चीजें हमको आसानी से याद हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूँगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मुझे करनी है आपके साथ। देखो, हमारा जो भी एनसीसी का एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए एनसीसी कैडेट्स जो होते हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो फेस करते हैं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो ये कि शायद ही कोई कैडेट ऐसा हो जो एनसीसी हैंडबुक को पूरा साल पढ़ता हो। हमारा जब एग्ज़ाम आता है हम जब ही एनसीसी हैंडबुक उठाते हैं और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि एनसीसी हैंडबुक से क्वेश्चन तो आते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन एनसीसी हैंडबुक के अंदर बहुत सारा मटेरियल ऐसा दिया होता है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज हो जिसके अंदर सभी क्वेश्चन वही हो जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी। दूसरी प्रॉब्लम हम क्या फेस करते हैं कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं, हमको जो भी इंटरनेट के ऊपर एनसीसी से रिलेटेड मटेरियल अवेलेबल है वो सारे का सारा इंग्लिश के अंदर अवेलेबल है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको हिंदी के अंदर एनसीसी से रिलेटेड मटेरियल मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। और अगर हम एनसीसी की जो वहाँ पर हैंडबुक है इंग्लिश में, एनसीसी के प्रीवियस ईयर पेपर है इंग्लिश के अंदर, अगर उनको हम गूगल ट्रांसलेट में ट्रांसलेट भी करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, वो एग्जैक्ट बात वही नहीं रह पाती जो कि वो होती है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम हम ये फेस करते हैं। और तीसरा ये भी होता है कि एनसीसी हैंडबुक के अंदर तो नॉर्मली एक चैप्टर की तरह चीजें दी होती हैं और उनको एक्सप्लेन किया होता है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, सही मिलान आते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स आते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट डेज पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट एनसीसी की फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। और ये जो हमारी एनसीसी हैंडबुक होती है उसके अंदर इस तरीके से नहीं दिए होते जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इन्हीं को ध्यान में रखते हुए, ये जो आपने देखा कि मैं इतने दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, तो उस टाइम में जहां से आप अब पढ़ रहे हैं, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये एक ई बुक है जो मैंने खुद प्रिपेयर किया अपने हाथों से लिख के। इसमें बहुत सारा मटेरियल है वो मैंने अपने हाथों से लिखा है और बहुत सारा मटेरियल मैंने टाइप किया है, और इन सभी को कंबाइन करके मैंने ये ई बुक बनाई है जिसके अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल है जो मैंने आपको बताई हैं। किसके अंदर ये वन लाइनर क्वेश्चन है, 100 से ज्यादा वन लाइनर क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर है, इंपॉर्टेंट डेज दिए इकट्ठे, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म दिए एनसीसी की इकट्ठी, ताकि आप एग्जाम से 2-3 दिन पहले भी अगर इसको पढ़ते हैं तो आप एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये वाली बात है। अगर आप इस ई बुक को बाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आप इस ई बुक को ले सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इस ई बुक को बाई करना, तो कोई बात नहीं है, मैं इस पूरी जो ई बुक है इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वीडियोस के थ्रू ही। तो ये एक सीरीज आती रहेगी, क्योंकि सारे का सारा तो नहीं पढ़ाया जा सकता एक ही वीडियो के अंदर, तो इसीलिए एक एक वीडियो करके ये पूरी सीरीज आएगी। तो आप ये मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुली लाइन में सामने व पीछे वाली लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है। तो जब भी खुली लाइन होती है तो उसमें सामने वाली लाइन और पीछे वाली लाइन के जो बीच की दूरी होती है वो 150 इंच होती है। निकट लाइन में सामने और पीछे वाली लाइन के बीच की जो दूरी होती है वो 60 इंच होती है, ठीक है।
और ये यहाँ पे बात है कि जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एनसीसी से रिलेटेड, उसके लिए आप प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावधान में पंजों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। आपको पता है कि सावधान पोजीशन में क्या होता है कि एडी मिली हुई होती है और पंजे खुले हुए होते हैं, तो एक तरीके से एक एंगल बन जाता है। वो एंगल कितने डिग्री का होता है, तो वो जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जो भी एग्जाम एनसीसी से रिलेटेड होता है। विश्राम अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो एडी के जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है। विश्राम पोजीशन के अंदर तो एडीओ के बीच में दूरी आ जाती है, तो वो दूरी कितनी होती है, तो वो लगभग 12 इंच होती है। अब सम्मान गार्ड की अगर हम बात करें तो एनसीसी कैडेट की संख्या कितनी होती है, तो डिफरेंट सम्मान गार्ड के लिए एनसीसी के जो कैडेट्स होते हैं उनकी संख्या, जिसको हम नफरी भी बोलते हैं, वो अलग अलग होती है। तो राष्ट्रपति के लिए अगर हम बात करें तो 150 होती है, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए 100, और वीआईपीज के लिए ये संख्या कितनी होती है, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो नॉर्थ 3 प्रकार के होते हैं, एक ट्रू नॉर्थ होता है, एक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, एक ग्रिड नॉर्थ होता है। अगर हिंदी में भी नहीं लिखोगे तो ट्रू यानी कि सच्चा नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक ही बोला जाएगा, और ग्रिड नॉर्थ ग्रिड ही बोला जाएगा। तो यही एग्जैक्ट वर्ड हैं इसके लिए जो आपको यूज करने हैं, चाहे हिंदी में लिखो या फिर इंग्लिश में लिखो। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है, तो सेक्शन फॉर्मेशन जो होती है वो 6 प्रकार की होती है। कौन कौन से ये प्रकार है, ये हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम छोटे छोटे क्वेश्चन ही यहाँ पर कर रहे हैं। थंब की कमांड किस पैर पर खत्म होती है, तो थंब की कमांड जो होती है वो बाएं पैर पर खत्म होती है। चाहे कोई भी कमांड हो, ज्यादातर या सभी कमांड, ठीक है, वो बाएं पैर पर ही खत्म होती हैं। कार्डिनल पॉइंट के नाम लिखो, तो देखो ये जो क्वेश्चन है अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि चारों दिशाओं के नाम लिखो तो सभी लिख देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के होता है कि कार्डिनल पॉइंट के नाम लिखो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे कार्डिनल पॉइंट पूछे चाहे चारों दिशाओं के नाम पूछे, आपको यही लिखना है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यही हमारे कार्डिनल पॉइंट होते हैं चारों के चारों। अब मैप के ऊपर ना आप देखेंगे, आपने मैप देखा होगा एनसीसी के हैंडबुक में भी देखा होगा, वैसे भी आप कैंप में गए होंगे तो वहां पे देखा होगा, उसके ऊपर कुछ लाइनें होती हैं। कुछ लाइनें तो पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं, कुछ दक्षिण से उत्तर की ओर होती हैं, तो उनके नाम होते हैं। तो जो दक्षिण से उत्तर की तरफ लाइन होती है उन्हें हम ईस्टिंग कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा पूर्व से पश्चिम की तरफ लाइन होते हैं उनको हम नॉर्दिंग कहते हैं। ये किस तरीके से आप ध्यान रखोगे, कई जगह पर इसका आंसर गलत भी दिया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, कि दक्षिण से उत्तर। देखो दक्षिण को साउथ कहते हैं, उत्तर को नॉर्थ कहते हैं, तो साउथ और नॉर्थ वाला आंसर नहीं आएगा, बाकी क्या बच गया, ईस्टिंग, तो ईस्टिंग इसका करेक्ट आंसर है। ग्रिड कितने प्रकार की होती है, तो ग्रिड लाइन जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन की बात करें कि पूर्व ईस्ट हो गया, पश्चिम वेस्ट हो गया, तो ईस्ट वेस्ट आंसर नहीं आएगा, नॉर्दिंग बच गया, तो नॉर्दिंग इज द करेक्ट आंसर। अब आता है कि बियरिंग कितने प्रकार की होती है, तो जितने प्रकार के नॉर्थ होते हैं ना उतनी प्रकार की बियरिंग होती है। ग्रिड नॉर्थ होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, ट्रू नॉर्थ होता है। इसी तरीके से ग्रिड बियरिंग होती है, मैग्नेटिक बियरिंग होती है, ट्रू बियरिंग होती है। बियरिंग क्या होती है ये भी इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है आगे आने वाले क्वेश्चंस के में। कंपास कितने प्रकार के होते हैं, कंपास जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक ड्राई कंपास होता है, एक लिक्विड कंपास होता है। सर्विस प्रोटेक्टर का साइज क्या होता है, अगेन इसी पीडीएफ के अंदर सर्विस प्रोटेक्टर का इमेज भी दिखाई गई है, एक्सप्लेन भी किया गया है कि क्या होता है, ये भी बताया गया है कि किस मटेरियल से बना होता है और उसके यूजेस क्या होते हैं। तो सर्विस प्रोटेक्टर जो होता है उसका जो साइज होता है वो 6 इंच गुणा 2 इंच का होता है। सर्विस प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है, तो सर्विस प्रोटेक्टर का प्रयोग हम बियरिंग को मापने के लिए करते हैं। राइफल जो होती है उसकी मैगजीन क्षमता कितनी होती है, तो 10 राउंड होती है। एलएमजी की 20 राउंड होती है और एसएलआर की 30 राउंड होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने क्वेश्चंस को इस तरीके से अरेंज करने की कोशिश की है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और चीजें दिमाग में क्लियर होती चले। तो राइफल की मैगजीन क्षमता आपको पता लगी 10 राउंड होती है। एलएमजी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एलएमजी की फुल फॉर्म होती है लाइट मशीन गन और उसकी जो मैगजीन की क्षमता होती है वो 20 राउंड होती है। एसएलआर की फुल फॉर्म होती है सेल्फ लोडिंग राइफल, इसकी जो मैगजीन क्षमता होती है वो होती है 30 राउंड। अब अगर हम बात करें कि 7.62 mm एसएलआर की प्रभावी सीमा यानी कि इफेक्टिव रेंज क्या होती है, यानी कि जहां तक निशाना चूकेगा नहीं, तो वो 275 मीटर या 300 यार्ड होती है। आप कौन सा भी आंसर इसमें से लिख सकते हैं। 7.62 mm एसएलआर का कैलिबर कितना होता है। अब कोई भी वेपन के बारे में बात हो, इस तरीके से अगर उसके सामने लिखा हुआ है 7.62 mm, 0.22 mm,
ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जाए कैलिबर कितना होता है, तो उसका कैलिबर वही होता है जो उसके सामने लिखा होता है। तो 7.62 mm SLR का कैलिबर कितना होता है, 7.62 mm ही होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि SLR और LMG की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 7.62 mm SLR की प्रति मिनट राउंड दर क्या है, कि एक मिनट के अंदर कितने राउंड SLR से निकलते हैं। अगर हम नॉर्मल स्पीड में चलाएंगे तो 5 राउंड निकलेंगे एक मिनट में, रैपिड स्पीड में चलाएंगे तो 20 राउंड होंगे, और फास्टर देन रैपिड यानी कि बहुत तेज चलाएं तो 60 राउंड भी निकल सकते हैं, यानी कि 60 राउंड पर मिनट, यानी कि एक सेकेंड में एक गोली। ठीक है। 7.62 mm SLR की संचालन प्रणाली, देखो कोई भी चीज होती है ना वो किसी ना किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, किसी ना किसी संचालन प्रणाली पे बेस्ड होती है। तो जो 7.62 mm SLR है वो गैस संचालन प्रणाली के ऊपर बेस्ड है। 7.62 mm SLR खाली राइफल का वजन कितना होता है, तो 4.4 किलोग्राम होता है, लेकिन अगर हम उसमें मैगजीन अटैच कर देते हैं तो वो होता है 5.1 किलोग्राम। MPI की फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, और ये सारी की सारी फुल फॉर्म इकट्ठी भी इसी PDF के अंदर यानी कि इसी ई बुक के अंदर प्रोवाइड की गई हैं। तो MPI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती हैं, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो 6 प्रकार की होती है। ड्रिल में सल्यूट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ड्रिल कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की, ओपन ड्रिल होती है और क्लोज ड्रिल होती है। फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार की होती है, तो 4 तरीके की फायरिंग पोजीशन होती हैं, बैठ के, खड़े होके, ठीक है, झुक के, इस तरीके से 4 तरह की फायरिंग पोजीशन होती हैं। टारगेट कितने प्रकार के होते हैं, टारगेट होते हैं हमारे 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है, जो टीचर्स डे होता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को, सभी को पता है। यहाँ पे है विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। आप बताइए कि शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है और विजय दिवस क्यों मनाया जाता है। अगर आपको विजय दिवस के बारे में पूरी स्टोरी पता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो आपके उस कमेंट को पिन भी किया जाएगा ताकि सभी उस कमेंट को देख सके। और साथ में जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी करके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो वहां पर भी उस जो कमेंट है उसको पोस्ट किया जाएगा आपको टैग करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आपके एग्जाम में एड्स और HIV की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो अगर आपको वो पता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारतीय थल सेना के कुल कितने मुख्यालय हैं, तो कितनी कमांड है आर्मी की, इंडियन आर्मी की, तो टोटल 7 कमांड है। बियरिंग के प्रकार व नाम लिखो, देखो हमने बात की थी कि बियरिंग 2 प्रकार की होती है, ठीक है। यहाँ पे फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग, ठीक है। यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बेसिस पे हम बियरिंग का पता लगा रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे बियरिंग के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार होते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हमको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर स्थित है। तो NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी की अगर हम बात करें तो खड़गवासला में स्थित है। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज यानी कि AFMC की अगर हम बात करें तो वो पुणे में स्थित है। IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, आप सभी को पता है। WOTA यानी कि वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ये NCC से रिलेटेड है, तो ये ग्वालियर के अंदर स्थित है। आर्मी एजुकेशन ट्रेनिंग कॉलेज पंचमढ़ी में है जो कि मध्य प्रदेश में है। राइफल की असरदार मार दूरी क्या होती है, असरदार मार दूरी यानी कि इफेक्टिव रेंज, वो 25 यार्ड होती है। .22 जो राइफल है उसे खोलते समय सबसे पहले क्या खोला जाता है, तो बेनेट। बेनेट जो आगे एक तरीके से हम अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, जो आगे चाकू लगा होता है उसे हम बेनेट कहते हैं, और उसको सबसे पहले खोला जाता है जिस टाइम पर राइफल को हम खोल रहे होते हैं, यानी कि डिसेंबल कर रहे होते हैं। .22 राइफल की जो लंबाई होती है वो कितने इंच होती है, तो या तो 43 इंच या 45 इंच के अराउंड होती है। .22 राइफल कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। ये क्वेश्चन भी हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेज चाल में एक कदम की लंबाई कितनी होती है, तो 40 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधा दाहिने मुड़ में शरीर कितने डिग्री घूमता है, तो आपको पता है कि अगर हम पूरा दाहिने मुड़ेंगे तो 90 डिग्री घूमेगा, अगर हम पीछे ही मुड़ जाएंगे तो 180 डिग्री घूमेगा। अब हम यहाँ पे आधा दाहिने मुड़ रहे हैं, क्योंकि पूरा दाहिने मुड़ेंगे तो 90 डिग्री घूमता है, तो आधा दाहिने मुड़ेंगे तो 45 डिग्री घूमेगा। पीछे मुड़ में कितना घूमेगा, 180 डिग्री घूमेगा, और दाहिने मुड़ में 90 डिग्री। ये बातें मैंने आपको बताई दी।
भारतीय सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो आप सभी को पता है कि हमारे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारतीय यानी कि तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। एनसीसी में जो डीवाई डायरेक्टर जनरल होते हैं वो किस रैंक के अधिकारी होते हैं? तो ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। और हमारे जो डीजी होते हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल होते हैं वो किस रैंक के अधिकारी होते हैं? तो वो होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी। सामने का सैल्यूट किस पांव पर दिया जाता है? बाएं पांव पर। दाहिने का सैल्यूट किस पांव पर दिया जाता है? बाएं पांव पर। तो मैंने आपको बताया चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, कोई भी जो कमांड होती है वो बाएं पांव पर ही दी जाती है, तो बाएं पांव पर ही आपका आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है और कंफ्यूज नहीं होना इसमें। वर्ड ऑफ कमांड परेड पर मिलते ही स्क्वाड कितने कदम के बाद थम करता है? तो 15 कदम के बाद। विसर्जन जो होता है उसमें पहला टर्न, जो पहला मोड़ होता है वो किस तरफ होता है? तो दाहिने तरफ होता है। ये बातें हमको ध्यान रखनी, और आप ड्रिल करते होंगे तो आपको पता भी होगा इन क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाहिने, बाएं, आगे या पीछे चल में ज्यादा से ज्यादा कितने कदम होते हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी कमांड हो वो हमको 3 कदम के अंदर ही कंप्लीट करनी होती है। इनमें से चाहे दाहिने मुड़ गए या फिर दाहिने बाएं चल गए, आगे चल गए, पीछे चल गए, कोई भी कमांड हो यहाँ पे तो 3 कदम के अंदर ही वो होती है, ज्यादा से ज्यादा 3 कदम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्क्वाड दाहिने या बाएं बाजू चल में साइड स्टेप कदम कितने इंच का होगा? तो वो 12 इंच का होगा। चाहे दाहिने या बाएं बाजू चल कोई भी साइड स्टेप हो तो उसमें जो कदम होगा ना वो 12 इंच का होगा। कौन कौन सल्यूट अधिकारी होते हैं? भाई सल्यूट हम किन को कर सकते हैं? तो नायब सूबेदार या इसके ऊपर के सभी अधिकारियों को सल्यूट के अधिकारी होते हैं। सावधान पोजीशन में राइफल किस हाथ में होती है? तो सावधान पोजीशन जो होती है उसमें राइफल कौन से हाथ में होती है? दाहिने हाथ में। अब जब हमको आराम से बोला जाता है तो आराम से पोजीशन में राइफल कहाँ होती है? तो ये आपको पता है कि जब भी आप अगर राइफल के साथ आपने ड्रिल किया तो आपको पता है जब भी विश्राम बोला जाएगा या आराम से बोला जाएगा तो उसमें राइफल का जो बट होगा वो तो दाहिने पांव के साथ होगा और राइफल आगे की तरफ झुकी होगी। जब भी भूमि शस्त्र किया जाता है तो राइफल का जो बैरल होता है वो किस दिशा में होता है? तो राइफल का बैरल हमारी तरफ नहीं होता, आगे की तरफ होता है। ठीक है, ये बातें होती हैं। भूमि शस्त्र जब किया जाता है तो राइफल का मैगजीन किस दिशा में होता है? तो मैगजीन जो होता है वो दाहिने तरफ होता है, लेफ्ट साइड नहीं होता, वो राइट साइड में होता है। ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। जो सलामी शस्त्र होता है वो किस रैंक को लागू होता है? तो मेजर रैंक को या फिर इससे ऊपर की रैंक को, उनको सलामी शस्त्र लागू होता है। नेशनल सैल्यूट जो दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? या तो राष्ट्रपति को या फिर राज्यपाल को, या तो प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को दिया जाता है। जनरल सैल्यूट किसको लागू होता है? तो मेजर जनरल और उससे ऊपर के अधिकारी होते हैं उनको जनरल सैल्यूट लागू होता है। 5.56 mm राइफल जो होती है उसका पूरा नाम क्या है? इंसास यहाँ पे आएगा। 5.56 mm के बाद आप इंसास लिख ले, INSAS। ठीक है, मैंने ये बोल दिया यहाँ पर, मैं लिखना भूल गया। तो 5.56 mm जो इंसास होती है, इंसास की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। ठीक है, 5.56 mm राइफल का वजन कितना होता है? 3.6 किलोग्राम। 5.56 mm जो राइफल होती है उसका कैलिबर, देखो कैलिबर वाली मैंने पहले भी बात बताई कि ये जो सामने लिखा होता है यही राइफल का कैलिबर होता है। तो एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, और वो जो सामने लिखा हो उसी को आंसर के अंदर लिख के आना है। 5.56 mm राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है? तो 400 मीटर होती है। 5.56 mm राइफल का सामान्य फायर रेट यानी कि नॉर्मल अगर हम चलाते हैं तो 1 मिनट में कितने राउंड होते हैं? तो 60 राउंड पर मिनट होते हैं। लाइन तोड़ कब किया जाता है? लाइन तोड़ जब किया जाता है जब थोड़े समय के लिए हमको ब्रेक लेना होना, तो उसके लिए लाइन तोड़ की कमांड दी जाती है या लाइन तोड़ किया जाता है। राष्ट्रीय एकता कैंप यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन कैंप है, उसका अब नया नाम क्या है? देखो पहले तो इसे हम NIC बोलते थे, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, लेकिन अब इसे हम EBSB कैंप के नाम से जानते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप। सेक्शन में कितने प्रकार के हथियार होते हैं? तो सेक्शन में 6 प्रकार के हथियार होते हैं, और अगर सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है तो वो भी 6 ही प्रकार की होती है। एक इन्फेंट्री प्लाटून में कितने सेक्शन होते हैं? तो कोई भी एक इन्फेंट्री प्लाटून होगी उसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं और एक प्लाटून हेडक्वार्टर होता है। भारत के प्रथम चीफ ऑफ स्टाफ कौन थे? तो यहाँ पे फील्ड मार्शल KM करियप्पा थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्राइड की बात है कि 1971 का जो युद्ध हुआ था जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों को हमने युद्ध बंदी बनाया था, उन्होंने एक तरीके से आत्मसमर्पण किया था। तो उस टाइम पे 90,000 यानी कि 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया गया था। 1971 वाला वही वार है जिसके थ्रू हमने बांग्लादेश को आजाद करवाया और एक नया देश घोषित किया, और उस देश को मान्यता देने वाला भी पहला देश भारत ही था।
सर्वप्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो सबसे पहले जो परमवीर चक्र विजेता थे वे थे मेजर सोमनाथ शर्मा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के किस लेफ्टिनेंट जनरल ने आत्मसमर्पण किया था? तो पाकिस्तान की तरफ से जो आत्मसमर्पण किया, जो साइन किया था, जो हम फोटो भी देखते हैं बड़े प्राउड के साथ, वो जो जनरल थे वो थे जनरल A.K. नियाजी। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जो शहीद हुए थे वो किस युद्ध में शहीद हुए थे? तो 1971 में जो इंडिया और पाक का युद्ध था, जो जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जानते हैं, तो उस युद्ध के अंदर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी शहीद हुए थे। मेजर शैतान सिंह किस युद्ध में शहीद हुए थे? तो 1962 का जो इंडो साइनो वार था, यानी कि भारत चीन युद्ध था, उसमें मेजर शैतान सिंह शहीद हुए थे। परेड में कितने कदम के बाद थम दिया जाता है? तो 15 कदम के बाद थम दिया जाता है। डबल मार्च में कितने कदम की लंबाई, डबल मार्च में कदम की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो 40 इंच होती है, लगभग 40 इंच होती है। तो ये एनसीसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे देखे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपने बार बार रिवाइज करने हैं। ई बुक के बारे में मैंने बता दिया कि उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं, अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं और अपने एग्जाम के अंदर A या B ग्रेड प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उस PDF को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है उससे ले सकते हैं। नीचे आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है पूछना चाहते हैं तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। इंस्टा का लिंक मिल जाएगा तो वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, और वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मैं पोस्ट भी करता रहूँगा आगे आने वाले टाइम में, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।